और भाई क्या हाल चाल। मैं हूं लवकेश दुबे और जिस चैनल पर आप लोग मुझे देख रहे हैं वो है बोर्ड केमिस्ट्री। तो आज का जो अगला टॉपिक आप लोगों का होने वाला है वो है अर्धचालक एवं अशुद्धि दोष। तो इसमें दो टॉपिक पैरेलल पढ़ेंगे हम। एक तो अर्धचालक पढ़ेंगे और उसके साथ साथ अशुद्धि दोष क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि और भी दोष होते हैं, आयनिक ठोसों के अलावा और भी टाइप के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिनमें दोष पाए जाते हैं। तो उसी में आएगा आपका अशुद्धि दोष, वो भी समझ में आ जाएगा, बराबर अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है भाई, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं अर्धचालक की कि अर्धचालक समझो होता क्या है। हो सकता है आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ भी रखा हो। अर्धचालक, इसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। अंग्रेजी में सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो अर्धचालक क्या होता है, देखो आपने चालक पढ़े होंगे, चालक और अचालक भी पढ़े होंगे। चालक किसको कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह बहुत ही आसानी से किया जा सकता है या आसानी से हो सकता है, उनको कहते हैं हम चालक। जिनमें करंट आराम से चल सकता है, जैसे कि लोहा है हमारा, कॉपर हुआ, तार वार सब इसी के बनाते हैं। तो ये तो सब हो गए चालक। दूसरे आते हैं अचालक। अचालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत प्रवाहित नहीं की जा सकती या जिनमें करंट नहीं आता है। तो किस में करंट नहीं आता है, इसके भी एग्जाम्पल आप लोगों को पता होंगे, जैसे कि अपना प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक में करंट नहीं आता है। रबड़ हो गई, ठीक है, लकड़ी हो गई, इनमें सब में करंट नहीं आता है। इसीलिए हमेशा तार के ऊपर का जो कवर होता है वो प्लास्टिक का होता है, रबड़ का होता है, क्योंकि इसमें करंट ना आए, हम लोग छुएं तो उसको करंट ना लगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई चालक और अचालक की। अब अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक समझो, देखो अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह यानी कि करंट का फ्लो चालकों की तुलना में कम होता है और अचालकों से ज्यादा होता है। अचालकों में तो मान लो होता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें जो अर्धचालक होता है, अर्धचालक में विद्युत का प्रवाह हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो करती है, करंट फ्लो करता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं करता है जितना चालकों में करता है। चालकों में तो खूब करता है ढंग से, लेकिन अर्धचालकों में थोड़ा थोड़ा करता है। विद्युत का प्रवाह हो तो सकता है लेकिन थोड़ा थोड़ा हो सकता है। यानी कि अगर कहें तो कि इनकी विद्युत चालकता जो होती है या इनमें विद्युत का प्रवाह जो हो सकता है वो चालकों और अचालकों के बीच का होता है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं अर्धचालक। तो इसके जो प्रमुख एग्जाम्पल हैं अर्धचालकों के, ज़्यादा नहीं है, दो ही हैं केवल जो मुख्य रूप से अर्धचालक के रूप में यूज किए जाते हैं। मेन दो हैं, एक है सिलिकॉन और एक है जर्मेनियम। 14 नंबर जिसका परमाणु क्रमांक 14 होता है सिलिकॉन, और दूसरा जर्मेनियम, उसका 32 होता है, 32। तो ये दो पदार्थ मुख्य रूप से अर्धचालकों के तौर पे बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो अर्धचालक की सबसे पहले तो डेफिनेशन अर्धचालक की लिखने तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह चालकों और अचालकों के मध्य का होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन सही रहेगी, इसी को लिख लेते हैं। चालकों व अचालकों के मध्य का होता है। ठीक है, चालकों की तुलना में कम और अचालकों से ज्यादा। अचालकों में तो होता ही नहीं है लेकिन इसमें होता है, कम होता है। एग्जाम्पल जो इसके सबसे अच्छे हैं वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14 और जर्मेनियम का होता है 32। सिलिकॉन का 14 और जर्मेनियम का 32। ये दोनों पदार्थ या ये दोनों कहें तो तत्व अर्धचालकों के तौर पर बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई अर्धचालक की बात, एग्जाम्पल हो गई। अब इसके आगे इतना आप लोग नोट करें, फिर इसके आगे हम ये समझेंगे कि ऐसा क्या होता है कि इनमें जो विद्युत का प्रवाह होता है वो चालकों और अचालकों के मध्य का होता है। इतनी चीज नोट करो, फिर इसको हटाएं, फिर उसके बाद समझाएं डिटेल में। तो अब देखो, शायद आप लोगों को पता होगा कि किसी भी पदार्थ में विद्युत का प्रवाह जो होता है वो किस कारण से होता है। फिजिक्स में हो सकता है पढ़ रखा हो, इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण। अब इलेक्ट्रॉन गति तभी करेंगे जब वो किसी से बंधे हुए ना हो, उनके ऊपर कोई भी बंधन ना हो, वो यहाँ से वहाँ चलने के लिए स्वतंत्र हो, तभी इलेक्ट्रॉन गति करेंगे।
और जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं उनमें विद्युत का प्रवाह होता है, और जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर सकते हैं उनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। तो अर्धचालक की कहानी समझो कि अर्धचालक में विद्युत का प्रवाह क्यों होता है। तो ऐसे समझो, देखो ये हुआ आपका सिलिकॉन। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सिलिकॉन का, ठीक है, उससे समझाएंगे आपको। सिलिकॉन का समझ लोगे, जर्मेनियम की भी सेम कहानी है, ठीक है। तो इसका परमाणु क्रमांक होता है भाई 14, ठीक है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा 2,8,4, यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल में, यानी कि बाहर वाली कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका मतलब ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 कोवेलेंट बॉन्ड, वही सहसंयोजी बॉन्ड। बॉन्ड के ऊपर सारे वीडियो हमने अलग कर रखे हैं, अगर आपको नहीं पता तो पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद यहाँ आए। तो इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन की तरह, तो उसी तरह ये कार्बन की तरह 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक। तो इसकी जो संरचना होती है सिलिकॉन की, वो कुछ इस तरह से होती है। देखो, प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु 4 बॉन्ड द्वारा, 4 सिंगल बॉन्ड द्वारा दूसरे सिलिकॉन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। देखो इस तरह से कुछ होता है, कुछ इस तरह से कहानी होती है कि कई सारे सिलिकॉन परमाणु एक दूसरे के साथ सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, 4-4 सिंगल बॉन्ड द्वारा, ठीक है। इस तरह से जुड़े हैं। इधर मान लो सिलिकॉन के आगे और सिलिकॉन जुड़े होंगे, ऐसे ही ऊपर भी और सिलिकॉन जुड़े होंगे, हमने दिखाए नहीं है, बॉन्ड लगे हैं, इसका मतलब और भी सिलिकॉन परमाणु होंगे। इधर भी और भी सिलिकॉन परमाणु होंगे, इधर भी होंगे, बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो छोटा सा एक इसका सैंपल बना लिया है हमने यहाँ पे। तो सिलिकॉन की जो संरचना होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रत्येक सहसंयोजी बंध, जैसे कि ये हो गया या ये कोई भी सहसंयोजी बंध, प्रत्येक सहसंयोजी बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, एक इधर वाले का एक इधर वाले का। जैसे मान लो ये वाला सहसंयोजी बंध है, तो ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस वाले सिलिकॉन परमाणु का इलेक्ट्रॉन और एक इस वाले सिलिकॉन परमाणु का इलेक्ट्रॉन। ये सब आपको केमिकल बॉन्डिंग में मिल जाएगी कहानी। तो इस तरह से कुछ इसकी संरचना है। अब देखो होता क्या है कि परम शून्य ताप, परम शून्य ताप उसको बोलते हैं कि न्यूनतम संभव ताप, जिससे कम ताप संभव ही नहीं है, उससे कम, ठीक है, उसको बोलते हैं हम परम शून्य ताप। तो परम शून्य ताप की जो वैल्यू होती है भाई, वो होती है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस का 273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है, इसको कहते हैं हम परम शून्य ताप, मतलब इससे ज़्यादा ठंडा या इससे कम ताप संभव नहीं है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे ध्यान से समझना, इस टेम्परेचर पे सिलिकॉन परमाणुओं के बीच में जितने भी बॉन्ड होते हैं, जितने भी बॉन्ड होते हैं, सारे के सारे सही सलामत रहते हैं इस टेम्परेचर पे, ठीक। अब चूंकि हम लोग जिस टेम्परेचर पे रहते हैं वो इससे बहुत ज़्यादा है। हम लोग करीब 25 डिग्री 30 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर, 35 डिग्री 40 डिग्री, इतने में हम लोग जीते हैं, ठीक है। तो वो टेम्परेचर इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि पहले 273 डिग्री माइनस में है, पहले इससे 0 जाएगा, तो 273 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये चला, फिर उसके बाद 0 के बाद फिर 35 30 35 आएगा, जहाँ पे हम लोग जीते हैं 25 30 इस पे। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अगर देखा जाए तो जिस टेम्परेचर पे हम लोग रहते हैं वो इसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है जिस पे हम लोग रहते हैं, ये तो परम शून्य ताप है। इस ताप पे सिलिकॉन परमाणुओं के बीच में जितने भी बॉन्ड हैं सारे के सारे सही सलामत हैं। लेकिन जिस टेम्परेचर पे हम लोग रहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे क्या होता है कि सिलिकॉन परमाणुओं के बीच बीच में कहीं कहीं, सारे नहीं कहीं कहीं, कुछ बॉन्ड टूट जाते हैं, एनर्जी लेके, हीट एनर्जी लेके। भाई ऊष्मा है ये, जिस टेम्परेचर पे हम लोग रहते हैं 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें भी तो आखिर तापमान है ना कुछ, तो इसमें भी एनर्जी है। तो यही एनर्जी जो वातावरण की एनर्जी है, उसको लेकर, उस एनर्जी की वजह से इन सिलिकॉन परमाणुओं के बीच में कहीं कहीं बॉन्ड टूट जाते हैं। और जब बॉन्ड टूट जाते हैं, मान लो एक कोई सा बॉन्ड टूट गया, हम यहाँ एक ही दिखाएंगे, ठीक है, एक बॉन्ड टूट गया, तो इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पड़े थे वो 2 थे, और दोनों इलेक्ट्रॉन पहले बॉन्डेड थे, यानी कि बंधे हुए थे। अब जब हीट की वजह से बॉन्ड टूट गया तो एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, अब ये बॉन्डेड नहीं है, ठीक है, बॉन्ड तो गया टूट। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए? फ्री हो गए, अब बंधे हुए हैं ही नहीं, बॉन्ड तो टूट गया हीट की वजह से। अब ये इलेक्ट्रॉन हो गए फ्री।
अब जब ये फ्री हो गए तो ये यहाँ से वहाँ गति करने में सक्षम हो गए, चलने के लिए समर्थ है ये। तो जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे या इसमें करंट फ्लो करेंगे तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे, और अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे तो इसमें विद्युत का प्रवाह हो जाएगा। अब चूंकि सारे बॉन्ड तो ब्रेक होते नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं मिलते हैं, थोड़ी बहुत संख्या में इक्का दुक्का मिलते हैं। तो इक्का दुक्का मिलने की वजह से ही इनमें जो विद्युत का प्रवाह होता है वो थोड़ा थोड़ा होता है, ना कि बहुत ज़्यादा। अब जैसे धातुएं हैं, कॉपर, लोहा, एल्युमिनियम, इनमें तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो इनमें बहुत सारे होते हैं, तो इसीलिए इनमें विद्युत का प्रवाह बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं। तो क्या होता है कि ये थोड़ा बहुत करंट को फ्लो कराने लगता है, और इसीलिए इसको हम बोल देते हैं अर्धचालक। हाँ, अगर हम इस ताप पर देखें, परम शून्य ताप पर, तो परम शून्य ताप पर ये बिल्कुल भी अचालक की तरह व्यवहार करेगा, इसमें बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, करंट फ्लो नहीं करेगा, तब तो ये अचालक हो जाएगा। लेकिन चूंकि इतना टेम्परेचर तो हम कर ही नहीं पाएंगे, इतना कम, बहुत ज़्यादा उसके लिए हमको ताकत की ज़रूरत पड़ेगी इतना कम करने के लिए। हमें क्या है, हम तो नॉर्मल पे ही रहते हैं, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ये किस तरह व्यवहार करता है, अर्धचालक की तरह, यानी कि करंट का फ्लो होता तो है लेकिन थोड़ा थोड़ा होता है। तो ये रही कहानी काहे की, सिलिकॉन की अर्धचालक की। आपको पता चल गया कि अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह थोड़ा थोड़ा क्यों होता है, ठीक है। सेम कहानी जर्मेनियम की है। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 है, उसका भी जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो बाहरी कक्षा में 4 आएगा, और जब 4 आएगा तो इसी की तरह जैसे सिलिकॉन ने 4 4 बॉन्ड बनाए हैं वैसे ही जर्मेनियम भी बनाएगा, और बाद बाकी सेम कहानी बिल्कुल उसी की हुई है, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अर्धचालक की बात आपको समझ में आई। एक चीज और, वैसे जनरली आप लोगों ने फिजिक्स में ये पढ़ा होगा कि ताप बढ़ाने पर विद्युत चालकता घट जाती है। जो चालक होते हैं, लोहा, कॉपर, जो चालक हैं अच्छे, जिनको हम अच्छे कंडक्टर, गुड कंडक्टर बोलते हैं, इनमें क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर चालकता क्या होती है, घट जाती है। लेकिन अर्धचालकों में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से चालकता बढ़ जाती है। अब क्यों बढ़ जाती है, यही बात तो, कारण तो यही होता है कि भाई ये बॉन्ड जो टूटा सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच का, वो किस वजह से टूटा, हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से। और टेम्परेचर की वजह से जब बॉन्ड टूटा तभी तो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, और तभी वो यहाँ से वहाँ मूव करने में सक्षम हो पाए, तो इसमें चालकता आ गई, यानी कि इसमें विद्युत का प्रवाह होने लगा। अभी हम इसको जब और गर्म कर देंगे तो इसके अंदर और भी बॉन्ड टूट जाएंगे, जब और बॉन्ड टूट जाएंगे तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे फ्री वाले, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो इसकी कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी, चालकता भी बढ़ जाएगी। तो यही एक कारण होता है कि अर्धचालकों की जो चालकता होती है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है, बाद बाकी चालकों की तो कम हो जाती है, ठीक है। अब उनकी क्यों कम हो जाती है चालकों की, वो आपका अलग टॉपिक है फिजिक्स का, उस पर हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये हुई अर्धचालक की बात। आपको ये भी बात समझ में आ गई कि अर्धचालकों में विद्युत क्यों प्रवाहित होती है, थोड़ी थोड़ी ही क्यों प्रवाहित होती है, और ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता क्यों बढ़ जाती है। ठीक है भाई, तो अब इसको हम मिटाते हैं, अब आते हैं आगे वाले टॉपिक पे। इसको आप बना लीजिए, अगर चाहते हैं तो बना लीजिए, इसको अच्छा रहेगा, ठीक है। हमने ज़्यादा थोड़ा बड़ा बनाया है, आप छोटा बना लो। तो अब आगे की जो बात होगी वो उस पर हम बात करेंगे अर्धचालकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, मतलब कितने प्रकार के होते हैं। तो ठीक है, तो मुख्य रूप से जो अर्धचालक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं समझो यहाँ। तो यहाँ हम लिखे देते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन, अर्धचालक, ठीक है, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। चाहो तो यहाँ मुख्य रूप से ऐड कर लेना कि ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, चाहो तो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहला टाइप, देखो पहला टाइप जो होता है उसको हम कहते हैं शुद्ध अर्धचालक, ठीक है। पहला टाइप जो है उसको हम कहते हैं शुद्ध अर्धचालक। और इस शुद्ध अर्धचालक को एक दो नामों से और भी जाना जाता है, तो शायद अगर वहीं आपसे वो पूछ दिया जाए तो वो भी नाम लिख लो। इसका जो दूसरा नाम है, कहीं कहीं इसको निज अर्धचालक भी कहते हैं, ठीक है।
निज अर्धचालक, ये भी कहीं कहीं लिखा आ जाता है, तो बात एक ही है, इसलिए और ये शुद्ध अर्धचालक और निज अर्धचालक एक ही बात है। एक और नाम कभी कभी लिख के आ जाता है, नैज अर्धचालक। ठीक है, तो ये तीन नामों से जाना जाता है। शुद्ध अर्धचालक कोई कह सकता है, कोई निज अर्धचालक कह सकता है, कोई नैज अर्धचालक कह सकता है, तीनों एक ही बात है। तो समझो कि ये होता क्या है, शुद्ध अर्धचालक या ये सब नैज अर्धचालक। ठीक, तो होता कुछ नहीं है, जो ये वाला टाइप है शुद्ध अर्धचालक वाला या निज अर्धचालक या नैज अर्धचालक वाला, ये उन्हीं अर्धचालकों को कहा जाता है, ऐसे अर्धचालक जो बिल्कुल शुद्ध अवस्था में है। मतलब कि जैसे आपने अर्धचालक कौन कौन से पढ़े, मुख्य रूप से वही दो है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, तो अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम बिल्कुल शुद्ध अवस्था में है, उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है, तो उन्हीं को हम बोल देते हैं शुद्ध अर्धचालक या नैज अर्धचालक या निज अर्धचालक। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी वो यही हो, जैसे शुद्ध सिलिकॉन है, जैसे हमने आपको एग्जाम्पल अभी यहाँ पे बना के दिया था, तो किसकी श्रेणी में आता है, इसी की श्रेणी में आता है, शुद्ध अर्धचालक की श्रेणी में। ठीक है, क्योंकि उसमें सारे के सारे परमाणु कौन से हैं, सिलिकॉन के ही हैं, और कोई अशुद्धि है ही नहीं, और कोई उसमें तत्व मिला ही नहीं है पदार्थ, तो वो हो गया शुद्ध अर्धचालक। तो डेफिनेशन लिख लो, जब कोई अर्धचालक पदार्थ, जब कोई अर्धचालक बिल्कुल शुद्ध अवस्था में होता है तो उसे शुद्ध अर्धचालक कहते हैं, या उसे निज अर्धचालक कहते हैं, या उसे नैज अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, एक ही बात है। जैसे कि कुछ नहीं, शुद्ध सिलिकॉन या फिर शुद्ध जर्मेनियम, सिलिकॉन भी अर्धचालक है, जर्मेनियम भी अर्धचालक है। अब अगर ये दोनों अपनी शुद्ध अवस्था में है, इनमें कोई अन्य परमाणु नहीं मिला हुआ है अशुद्धि के तौर पर, तो ये बोले जाएंगे शुद्ध अर्धचालक। ठीक है भाई, शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम। ठीक, तो इतना चीज नोट करो, फिर उसके बाद इसका दूसरा टाइप बताते हैं, शुद्ध अर्धचालक के अलावा जो एक दूसरा टाइप होता है वो भी बताते हैं। इतनी चीज नोट करो, फिर इसको मिटा रहे। तो अगला टाइप जो है अर्धचालकों का, वो है आपका बाह्य अर्धचालक या फिर अपद्रव्य अर्धचालक। ठीक है, इसका नाम है बाह्य अर्धचालक या फिर अपद्रव्य अर्धचालक। तो देखो इनमें क्या होता है, समझो बात को। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, मुख्य रूप से अर्धचालक जो थे वो दो टाइप के हो गए, एक तो शुद्ध और एक दूसरा बाह्य अर्धचालक, ये दो टाइप हो गए। अब पहला वाला टाइप तो एक ही टाइप का है, लेकिन दूसरा वाला जो टाइप है ये भी दो टाइप का होता है नीचे। ठीक है, इसमें होता है एक एन टाइप अर्धचालक और दूसरा पी टाइप अर्धचालक, सुन रखा होता है। तो सबसे पहले समझो होता क्या है कि बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं। जैसे मान लो कोई अर्धचालक पदार्थ है और हमें उसकी चालकता बढ़ानी है थोड़ी, मतलब हम चाहते हैं कि ये विद्युत का प्रवाह थोड़ा और ज़्यादा करे, करंट फ्लो इसमें और थोड़ा ज़्यादा हो, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि इसकी चालकता बढ़ जाए थोड़ी। अब अर्धचालक है भाई, तो थोड़ी थोड़ी लाइट फ्लो करेगा ना, करंट बहुत ज़्यादा तो करेगा नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। बहुत ज़्यादा हम भी नहीं चाहते हैं कि धातुओं की तरह करे। अगर हम इतना चाहेंगे कि धातुओं की तरह करें तो फिर अर्धचालक का यूज ही क्यों करेंगे, हम कोई धातु ही नहीं लेंगे, कोई चालक ले लेंगे, गुड कंडक्टर ले लेंगे। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि रहे तो अर्धचालक ही, मतलब बहुत ज़्यादा ना करे, लेकिन जितना करंट फ्लो कर रहा है, जितनी विद्युत का प्रवाह इसमें हो रहा है, उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहते। तो अब हम क्या करेंगे, मेरे पास ऑप्शन है कि हमें पता है कि अर्धचालकों की जो चालकता होती है वो ताप बढ़ाने से बढ़ जाती है। इनको गर्म करोगे तो थोड़ी और चालकता इनकी बढ़ जाएगी, विद्युत का प्रवाह और थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन हम गर्म भी नहीं करना चाहते, समस्या ये है, हम ताप भी नहीं बढ़ाना चाहते, ताप भी बढ़े ना और चालकता भी बढ़ जाए। इसके लिए क्या हमारे पास तरीका है, कोई तरीका है, सोचो। देखो तरीका है। अब क्या करते हैं, ताप भी नहीं बढ़ेगा और चालकता भी बढ़ जाएगी, तो करते क्या है कि इनमें हम थोड़ी थोड़ी अशुद्धियां मिला देते हैं। इससे पहले जो शुद्ध अर्धचालक बताया था तो वो तो शुद्ध है, उसमें कुछ नहीं मिलाया। लेकिन बाह्य अर्धचालक जो होते हैं इनमें क्या करते हैं कि कोई अगर शुद्ध अर्धचालक है और अगर हम उसकी चालकता को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, बिना गर्म करे तो हम क्या करते हैं कि उसमें थोड़ी बहुत अशुद्धियां मिलाते हैं। अब अशुद्धियां मिलाने से चालकता बढ़ जाती है।
कैसे बढ़ जाती है, तो देखो कैसे बढ़ जाती है, अशुद्धि मिलाएंगे और चालकता बढ़ जाएगी। ठीक, तो यहाँ भी हम लिखे देते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, या फिर इसकी भी डेफिनेशन अगर अलग से लिखना चाहो तो लिख लो। बाह्य अर्धचालक में क्या होगा कि किसी शुद्ध अर्धचालक पदार्थ की चालकता को बढ़ाने के लिए हम उस शुद्ध अर्धचालक में कुछ अशुद्धियां मिला देते हैं, जिससे उसकी चालकता का मान बढ़ जाता है या उसकी चालकता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार अशुद्धि मिलाए हुए अर्धचालक को ही हम कहते हैं बाह्य अर्धचालक या अपद्रव्यी अर्धचालक। अपद्रव्यी का मतलब वही अशुद्धि। ठीक है, और बाह्य अर्धचालक इसलिए बोल देते हैं क्योंकि अशुद्धि जब हम जो मिलाएंगे वो हम बाहर से ही उसमें डालते हैं। अब बाहर से ही तो डालेंगे, अंदर अपने आप तो आ नहीं जाएगी, हमें डालनी पड़ेगी, तो इसीलिए उसको बाह्य अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन लिख लो। तो ये हो गई आपके सामने डेफिनेशन। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में उसकी चालकता बढ़ाने के लिए कुछ अशुद्धियां मिला दी जाती हैं तो उसे बाह्य अर्धचालक या अपद्रव्यी अर्धचालक कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गई। अब इसके एग्जाम्पल अभी नहीं देंगे, इनमें जो दो टाइप हैं दोनों टाइप बताएंगे एक एक करके, और तब आपको साथ ही साथ उनका एग्जाम्पल पता चल जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज पहले नोट करो, इसकी परिभाषा नोट करो, फिर इसको हम हटाते हैं, फिर बताते हैं कौन कौन से दो टाइप हैं, कौन कौन सी अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, और अशुद्धियां मिलाने से ऐसा क्या हो जाता है जो इनकी चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, इतनी चीज नोट करो, फिर इसको हटाएं, फिर आगे चले। तो भाई जो पहला टाइप है बाह्य अर्धचालक या अपद्रव्यी अर्धचालक का जो पहला टाइप है वो है आपका एन टाइप अर्धचालक, इसको बोलते हैं एन टाइप अर्धचालक। ठीक है, दूसरा होगा पी टाइप अर्धचालक। तो पहले एन टाइप अर्धचालक को समझते हैं होता क्या है। देखो करते क्या है कि अगर हम कोई पहले तो शुद्ध अर्धचालक उठाया, शुद्ध अर्धचालक पदार्थ उठाया, भाई पहले जब उसमें अशुद्धि तो तभी मिलाओगे, पहले शुद्ध लोगे फिर उसमें अशुद्धि मिलाओगे। तो हमने शुद्ध अर्धचालक उठाया, मान लो सिलिकन ही उठा लिया। ठीक है, सिलिकन उठाया, और सिलिकन में हमने क्या किया, सिलिकन जो होता है, अगर आप लोगों को आवर्त सारणी का ज्ञान है, पता है, क्लास 11 में पढ़ रखी है तो पता होगा, ये जो सिलिकन है और जर्मेनियम पहले नंबर पे जो होता है कार्बन, अपना कार्बन सिलिकन जर्मेनियम, ये जो पूरा जो ग्रुप है इसको हम 14 नंबर ग्रुप बोलते हैं, 14th ग्रुप। ठीक है, तो 14th ग्रुप के सदस्य हैं, 14th ग्रुप के जितने भी तत्व होते हैं उनके सबके बाहरी कक्षा में 4-4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कार्बन पहला सदस्य है तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो आएगा 2,4। ठीक है ना, तो ऐसे ही सिलिकन, सिलिकन का होता है 14, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2,8,4। ठीक, तो हम क्या करते हैं, शुद्ध अर्धचालक उठाया सिलिकन। ठीक, और सिलिकन में हमने जो 15 नंबर ग्रुप है, मतलब 15th ग्रुप जो है, उसका कोई एक पदार्थ, उसका कोई एक तत्व निकाल के और सिलिकन में मिला दिया। अब ग्रुप नंबर 15 का कोई एक तत्व बताओ ऐसा जो इसमें मिलाया जा सके। अब पहला तो हो गया नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन तो होती है देखो गैस। ठीक है, तो उसको तो मिलाने में होगी दिक्कत, ऐसा पकड़ो जो थोड़ा ठोस हो, पकड़ने में आए। तो दूसरे नंबर पे होता है अपना फॉस्फोरस। फॉस्फोरस ठोस होता है, पकड़ने में भी आ सकता है, उसको आप उठा भी सकते हो। ठीक, अगला नंबर होता है आर्सेनिक, तो आर्सेनिक भी मिला सकते हो। ये किसके हैं, ग्रुप 15 की। तो ध्यान से समझो होता क्या है। सिलिकन का परमाणु क्रमांक 14, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,4। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसकी बनावट जो होगी सिलिकन की अर्धचालक, जब ये शुद्ध है तो कैसी होगी, वैसी होगी जैसी पहले हम दिखा चुके हैं यहाँ पे, ऐसी। इतना ही रखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझना है। मान लो आगे और भी है, ऊपर भी और है, इधर भी और है, मान लो। ठीक है भाई, इस तरह से संरचना है। अभी ये कैसा है, बिल्कुल शुद्ध है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये तो सिलिकन हो गया शुद्ध, 4 है, 4-4 बॉन्ड से प्रत्येक परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस शुद्ध सिलिकन में ग्रुप नंबर 15 का कोई तत्व उठा के मिला देंगे अशुद्धि के तौर पे। अब अशुद्धि के तौर पे मिलाओगे तो जाहिर सी बात है कम ही मात्रा मिलाओगे, ऐसा थोड़ी ना है कि सिलिकन जितना है उससे ज्यादा अशुद्धि डाल दोगे तो फिर वो टोटल अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ग्रुप नंबर 15 में मान लो हम फॉस्फोरस को उठा के डाल दें। ठीक है, तो फॉस्फोरस जो होगा
इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 15। अब हम ये बता रहे हैं कि ग्रुप नंबर 15 या फॉस्फोरस को मिलाने से क्या हो जाएगा, जो इसकी चालकता बढ़ जाती है, ऐसा क्या हो जाएगा। देखो, अशुद्धि भी सोच समझ के मिलानी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के डाल दिया और चालकता बढ़ गई। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है, सोच समझ के अशुद्धि मिलाएंगे कि इस अशुद्धि को मिलाने से होगा क्या। तो हमने मिलाया फॉस्फोरस, आप आर्सेनिक भी ले सकते हो। तो फॉस्फोरस का परमाणु क्रमांक हो गया आपका 15। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा 2,8,5। इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, हमने सिलिकॉन में फॉस्फोरस की अशुद्धि मिलाई। अब होगा क्या, जब फॉस्फोरस की अशुद्धि मिलाएंगे तो ये जो जालक बना हुआ है सिलिकॉन का, सिलिकॉन सिलिकॉन बहुत सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनके बीच बीच में फॉस्फोरस के परमाणु घुस जाएंगे। घुस जाएंगे कि नहीं घुस जाएंगे, मतलब ऐसे नहीं मिलाई जाती है कि बस मिलाई और ऐसे मिला दिया, नहीं। फॉस्फोरस डाल के गर्म करना पड़ता है और फिर उसके बाद ठंडा करना पड़ता है। ठीक है, तो जब गर्म करेंगे तो सारे बॉन्ड टूटेंगे और जब फिर से ठंडा करेंगे तो सारे बॉन्ड वापस बनेंगे। ठीक है, तो इस काम में मतलब बॉन्ड टूट के वापस बनने में क्या होगा कि बीच बीच में जहां सिलिकॉन परमाणु है वहां फॉस्फोरस परमाणु आ जाएंगे कहीं कहीं। तो मान लो कोई एक जगह हम चूज कर लेते, बीच में एक जगह फॉस्फोरस आएंगे तो कई सारी जगह पे, लेकिन हम एक जगह दिखाएंगे। मान लो यहाँ पे फॉस्फोरस आ गया सिलिकॉन की जगह पे, जब हमने फॉस्फोरस को मिला के इसको गर्म किया तो, ठीक है, तो यहाँ पे आया फॉस्फोरस, तो यहाँ पे सिलिकॉन को मिटा के पी बना देते हैं, ये आ गया फॉस्फोरस। अब ध्यान से समझो, फॉस्फोरस के बाहरी कक्षा में है 5 इलेक्ट्रॉन, तो इस हिसाब से फॉस्फोरस जो है, जो इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 है टोटल इसके पास। अब 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ने ये वाला बॉन्ड बना दिया, इधर एक इलेक्ट्रॉन ने बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन वो इस बॉन्ड में शामिल हो गया इस सिलिकॉन के साथ। मान लो यहाँ पे दिखा दिया हमने, वैसे तो हैं तो सभी जगह, यहाँ 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 सभी जगह हैं, ठीक, लेकिन हम दिखा सिर्फ यहाँ रहे हैं, यहाँ वाले सब हटा देते हैं। ठीक है सभी जगह। तो फॉस्फोरस के जो 5 इलेक्ट्रॉन थे बाहरी कक्षा में, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ने इस वाले सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लिया, सिंगल बॉन्ड बन गया, बिल्कुल वैसे ही जैसा सिलिकॉन के साथ बना था, यहाँ पे सिलिकॉन था तब। ठीक है, वैसे एक इलेक्ट्रॉन ने यहाँ बना लिया, वो भी बिल्कुल सेम टू सेम पहले जैसा है जब यहाँ पे सिलिकॉन परमाणु हुआ करता था। तीसरे ने यहाँ बना लिया, मान लो वो इसमें इस बॉन्ड में अटैच हो गया। चौथे ने मान लो यहाँ बना लिया, वो इस बॉन्ड में अटैच हो गया। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन तो अटैच हो गए, 5 में से 4 अटैच हो गए। अब बचा एक, भाई 5 है ना, अब एक बचा। अब एक किसके साथ बनाए, देखो यहाँ सिलिकॉन पूरा चारों बॉन्ड से बॉन्डेड है, अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। भाई बॉन्ड बनाने के लिए अगर इस परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन है तो सामने वाले के पास भी तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी तो बॉन्ड बन सकता है। भाई एक परमाणु अकेला अपना इलेक्ट्रॉन लेके बैठा रहेगा तो थोड़ी बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो 4 इसके पास, जो 5 में से 4 थे, 4 ने तो बना लिया क्योंकि सामने सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया बॉन्ड बनाने के लिए। यहाँ इस तरह से मान लो एक सिलिकॉन का एक फॉस्फोरस का, यहाँ भी मान लो एक सिलिकॉन का एक फॉस्फोरस का, यहाँ भी एक सिलिकॉन का एक फॉस्फोरस का, और यहाँ भी। ठीक है, अब जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, 5वें इलेक्ट्रॉन को कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन मिलता नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि हर सिलिकॉन के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में बिजी है या बंधे हुए हैं। तो इसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दिखाई देते हैं, ये 5वां इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसको कोई मिलता नहीं है तो ये कैसा घूमेगा, फ्री घूमेगा। भाई इसको बॉन्ड बनाने को कोई मिल ही नहीं रहा है तो ये बंधेगा तो है नहीं, अब ये फ्री हो गया, फालतू में यहाँ घूमेगा, पूरे में आवारागर्दी करता फिरेगा। अब ऐसे इस फॉस्फोरस जैसे कई और भी फॉस्फोरस परमाणु यहाँ पे बीच बीच में अटैच हुए होंगे, और जो अटैच हुए होंगे उनके सभी के एक एक इलेक्ट्रॉन बच गए होंगे, जो कि कैसे है, एकदम मुक्त है। अब जब मुक्त है तो इसमें अगर विद्युत का प्रवाह करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करने में सक्षम है, खूब मूव करेगा इधर से उधर। अब एक इलेक्ट्रॉन इस फॉस्फोरस का हो गया, और भी फॉस्फोरस परमाणु होंगे उनके भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो भी मूव करने में सक्षम। प्लस जो नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या बताया था हमने कि कुछ एक बॉन्ड टूट जाते हैं, कुछ एक बॉन्ड टूट भी गए बीच में, उनके भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। तो अब कुल मिला के पहले की अपेक्षा, कब पहले की, जब सिलिकॉन शुद्ध था, उसकी अपेक्षा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब ज़्यादा होगा जो हो जाएगी इसमें,
क्योंकि पहले केवल वही मुक्त थे जो बॉन्ड के टूटने से मुक्त हुए थे। अब बॉन्ड के टूटने से जो मुक्त हुए वो तो है ही, और साथ में हर एक फॉस्फोरस परमाणु अपना एक एक इलेक्ट्रॉन मुक्त है उसके पास, सबके घूम रहे हैं। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले की तुलना में, जब वो शुद्ध था सिलिकॉन, उसकी तुलना में कुछ ज़्यादा हुई कि नहीं हुई। और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई तो जाहिर सी बात है कि इसकी विद्युत चालकता भी कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। भाई जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उतनी ज़्यादा इसमें करंट फ्लो होगा, तो चालकता इसकी बढ़ जाती है। टेम्परेचर भी नहीं बढ़ाना पड़ता है, मतलब बिना गर्म करे इसकी चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, गर्म सिर्फ तभी करना पड़ता है जब अशुद्धि मिलाते हैं, फिर गर्म करके इसको ठंडा कर लेते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, जैसे हैं ठंडा कर लिया, एकदम टाइट हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, और फिर भी इसकी विद्युत चालकता ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ बढ़ जाती है। ठीक है, और यही इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार हो जाते हैं किसके? करंट चलाने के। ठीक, तो इस तरीके से। अच्छा, अब ये तो हो गई। अब इसी को बोलते हैं एन टाइप अर्धचालक। किसको? जब सिलिकॉन में, सुनो, जब सिलिकॉन में, या कहें तो जब किसी शुद्ध अर्धचालक में, ठीक है, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में, सिलिकॉन की जगह पे जर्मेनियम भी हो सकता है, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में हम वर्ग 15 के तत्वों की अशुद्धियां मिला देते हैं, वर्ग 15 की, वर्ग 15 में अपना फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है, यही सब तत्व हैं, जब इनकी अशुद्धियां मिला देते हैं तो इसको हम फिर बोलने लगते हैं ये एन टाइप अर्धचालक है। अब एन टाइप ही क्यों बोलते हैं इसको? तो देखो, एन टाइप कुछ नहीं इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस जो अर्धचालक ये इस समय हमारे पास है, ये कैसा अशुद्ध वाला है ना, बाह वाला, बाह अर्धचालक, इसकी जो चालकता बढ़ गई है वो किसकी वजह से बढ़ी है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का पड़ा हुआ है, इसकी वजह से बढ़ी है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इसकी विद्युत चालकता बढ़ गई, तो इसीलिए इसको एन टाइप बोल दिया, एन फॉर नेगेटिव। ठीक है, और कोई इसका खास सेंस नहीं है। यहाँ पे हम इसको ऐसे करके लिखे देते हैं, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, ये हो गया आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इतना फिगर आप कहीं बना लो साइड में, फिर इसकी हम वो परिभाषा, भाषा लिखा दें, लैंग्वेज इसकी लिखा दें, ठीक है, जो परीक्षा में आपके लिखने के काम आएगी। समझ गए होगे मेरे ख्याल से एन टाइप अर्धचालक क्या होता है। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में हम वर्ग 15 के तत्वों की अशुद्धियां मिला देते हैं तो उसको हम बोल देते हैं एन टाइप अर्धचालक। क्यों बोल देते हैं आपको पता लग गया। इसको नोट करो साइड में, फिर इसकी लैंग्वेज लिखा दें। ठीक, नोट करो। तो ये हो गई आपकी एन टाइप अर्धचालक की परिभाषा। जो लैंग्वेज लिखनी है वो, अगर कोई पूछे एन टाइप अर्धचालक क्या है, उसको एक्सप्लेन करो, तो वही लिख देंगे, जब शुद्ध अर्धचालक पदार्थ जैसे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम शुद्ध अवस्था में वर्ग 15 की अशुद्धियां, वर्ग 15 माने फास्फोरस या आर्सेनिक आदि मिलाकर इसकी चालकता में वृद्धि कर देते हैं, तब इसे हम एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल हो गया जो कि आप नोट कर चुके हो, इससे पहले हमने यहाँ बनाया, तो वही हो गया आपका एग्जाम्पल। क्यों एन टाइप कहते हैं समझ में आ गई होगी बात। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसको हटाएं और फिर उसके बाद शुरू करें आपका पी टाइप अर्धचालक। नोट करो। तो अगला है भाई आप लोगों के सामने पी टाइप अर्धचालक। अब देखो पी टाइप अर्धचालक में होता क्या है, इसमें भी समझो। इसमें भी हम अशुद्धियां ही मिलाएंगे। ठीक है, एन टाइप और पी टाइप दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक के या अपद्रव्यी अर्धचालक के टाइप में आते हैं ये। ठीक है, तो इसमें भी हम अशुद्धियां ही मिलाएंगे, लेकिन अब इसमें क्या होगा, इसमें अशुद्धियां दूसरे टाइप की मिलाएंगे। पहले क्या मिलाया था? वर्ग 15 के तत्व मिलाए थे, और अब की बार क्या करेंगे, हम वर्ग 13 के तत्व मिला देंगे। और अर्धचालक जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये किसके हैं? वर्ग 14 के हैं। ठीक है, एक बार 15 के मिलाएंगे और एक बार 13 के मिला देंगे। ठीक है, बीच में 14 है, इसमें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम आते हैं आपके वर्ग 14 में। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम आ गए, ये तो वर्ग 14 का हो गया। आगे आता है इसके वर्ग 15, जिसमें आपको मिले थे क्या? फॉस्फोरस और आर्सेनिक। इसके ऊपर नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, आगे एंटीमनी इसमें वो बहुत है, केवल इन्हीं दो की बात कर रहे हैं। वर्ग 15 में फॉस्फोरस और आर्सेनिक, और इसके पीछे आता है वर्ग नंबर 13। ठीक है, वर्ग नंबर 13 में आपके जो प्रमुख तत्व हैं जो हम मिलाएंगे वो बताएंगे। ठीक है, तो उसमें पहला तो आता है बोरॉन।
ठीक है। बोरॉन का परमाणु क्रमांक होता है 5। बोरॉन के अलावा एल्युमिनियम भी आता है, ठीक है, 13 परमाणु क्रमांक होता है इसका, ठीक। उसके बाद गैलियम भी आता है इसमें, एक गैलियम वो भी मिलाया जाता है। तो पहले शुद्ध जो अर्धचालक है वो 14 नंबर ग्रुप का है। पहले इसमें मिलाया 15 नंबर की अशुद्धियां, 15 नंबर की मिलाई तो बन गया एन टाइप। अब मिला देंगे 13 नंबर की अशुद्धियां तो बन जाएगा पी टाइप। अब देखो 13 नंबर की जब अशुद्धियां मिलाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये देखो। तो ये हुआ आपका सिलिकॉन 14 नंबर, इसका परमाणु क्रमांक हुआ 2,8,4, ठीक। अब इसमें हम किसी वर्ग 13 का कोई तत्व लेके इसमें मिलाएंगे, ठीक है। तो वर्ग 13 का हम बोरॉन ले लेते, ठीक। बोरॉन का परमाणु क्रमांक होता है भाई 5। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5 नंबर पे है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो आएगा 2,3, ठीक। तो 14 नंबर जो सिलिकॉन है, अभी इसको पहले तो शुद्ध बनाते हैं। शुद्ध अवस्था में क्या है, देखो कुछ इस तरह से है, ये हो गया अभी शुद्ध अवस्था में। अब हम इसमें क्या करेंगे, बोरॉन मिलाएंगे। वर्ग 13 का कोई तत्व मिलाया बोरॉन, ठीक है। बोरॉन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, ठीक। अब मान लो जब बोरॉन मिलाएंगे तो कहीं कहीं सिलिकॉन की जगह पे बीच बीच में बोरॉन का परमाणु शिफ्ट होगा। तो जब बोरॉन का परमाणु शिफ्ट हुआ तो देखो यहाँ पे मान लो हम बोरॉन का परमाणु शिफ्ट करते हैं, ठीक है भाई। तो बोरॉन का परमाणु शिफ्ट किया हमने, तो ये आ गया बोरॉन, ठीक। अब बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, ठीक। अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन मान लो, एक इधर ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है और एक इधर मान लिया ये इलेक्ट्रॉन, 3 ही है। तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बना लेंगे भाई। इधर सिलिकॉन के पास एक होगा, उसके साथ बना लिया, ये लो सिलिकॉन के साथ। एक ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसने इस वाले सिलिकॉन के साथ बना लिया मान लो दूसरा बॉन्ड। एक ये वाला इलेक्ट्रॉन है तो इधर इस सिलिकॉन के पास एक होगा, उससे बना लिया मान लो। तो 3 बॉन्ड तो इस बोरॉन के बन गए। अब इस वाले सिलिकॉन के पास भी तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। और जब पहले यहाँ पे सिलिकॉन रहा होगा बोरॉन से पहले, ध्यान दो, जब बोरॉन से पहले यहाँ पे सिलिकॉन रहा होगा तो उसके पास तो चारों इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा और उस इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड भी बना रखा होगा, तो चारों बॉन्ड पूरे होंगे। लेकिन अब क्या है कि सिलिकॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन बोरॉन के पास है ही नहीं, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था बॉन्ड बनाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास नहीं है, यानी कि उसकी जगह खाली हो गई। अब जब जगह खाली हो गई तो यहाँ पे क्या होता है, एक छेद जैसा बन जाता है, छेद जैसा, अच्छा बना है, एक छेद बन जाता है, छिद्र, होल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जगह खाली पड़ी है ना, तो यहाँ पे छेद रह गया ये। अब देखो ये छेद जो होता है भाई, ये किस वजह से बना है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नहीं क्योंकि बोरॉन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो छेद होता है इसको बोलते हैं कोटर, ठीक है, कोटर भी इसको बोलते हैं। ये एक धनावेशित बिंदु की तरह व्यवहार करता है भाई। प्लस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाए। किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसके ऊपर एक प्लस का चार्ज आ गया, किसी परमाणु के पास से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो उसके ऊपर 2 प्लस के चार्ज आ गए, ऐसे ही तो होता है। तो अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो अब ये जो छेद है ये प्लस चार्ज की तरह व्यवहार करता है, मतलब कि एक धन आवेशित बिंदु की तरह व्यवहार करता है, पॉजिटिव पॉइंट की तरह, ठीक है, या कहें तो पॉजिटिवली चार्ज्ड पॉइंट की तरह बिहेव करता है ये वाला छेद, धनावेशित की तरह। धनावेशित की तरह व्यवहार करने का मतलब क्या हुआ, माने दूसरे इलेक्ट्रॉनों को आसपास अगर इसको कोई इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो उसको ये अट्रैक्ट करेगा, मतलब अपनी तरफ आकर्षित करेगा। क्यों आकर्षित करेगा, इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाए और हम इस इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी बॉन्डिंग कंप्लीट कर लें, इसीलिए अट्रैक्ट करेगा। तो ये एक धनावेशित बिंदु की तरह व्यवहार करता है। अब चूंकि सिलिकॉन के जो ये सारे के सारे बॉन्ड दिख रहे हैं ये पूर्ण रूप से मजबूत कब होते हैं, हमने बताया था -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूर्ण रूप से मजबूत होते हैं और सारे के सारे बॉन्ड कैसे होते हैं, एकदम सेफ होते हैं, बढ़िया बने हुए, सुरक्षित। अब ये बात कब हो रही है, ये बात हो रही है नॉर्मल टेम्परेचर पे, इस समय जितने टेम्परेचर पे हम रह रहे हैं। तो वो टेम्परेचर पे क्या होता है,
कि इनके बॉन्ड कैसे होते हैं, बीच बीच में कमजोर होकर टूटने लगते हैं। अब उधर हीट की वजह से बॉन्ड कमजोर, ठीक, और इधर ये छेद जो है ये एक धनावेशित बिंदु की तरह व्यवहार कर रहा है, यानी कि अपने अगल बगल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कि मेरे पास आ जाओ, ठीक। तो क्या होता है कि जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के इधर चला जाए, या फिर ये वाला ना जाए तो इधर वाला ये बॉन्ड है या ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड क्या होता है, टूट गया, मान लो टूट गया। अब क्यों टूटा, क्योंकि यहाँ पे इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन तो है ही, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर पे ये सारे के सारे बॉन्ड कैसे पड़े हुए, वीक पड़े हुए हैं, ठीक, तो तोड़ने में आसानी है इनको। इधर ये वाला छेद क्या कर रहा है, ये इधर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, इसे भी कर रहा है, इसे भी कर रहा है, इसे सबको कर रहा है जितने इसके अगल बगल है। अब इसके अगल बगल में से जो बॉन्ड कमजोर पड़ा, ठीक है, उसी का इलेक्ट्रॉन खटाक, जैसे ये बॉन्ड मान लो कमजोर पड़ा ज्यादा, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन टूटेगा, जब इलेक्ट्रॉन टूटा तो ये बॉन्ड भी टूट गया। जब इलेक्ट्रॉन टूटेगा और टूट के कहाँ बैठ जाएगा, आके यहाँ पे, और जब यहाँ बैठ जाएगा तो ये वाला बॉन्ड बन जाएगा, ठीक, यानी कि ये वाला बॉन्ड बना और ये टूटा, ठीक। अब ध्यान दो, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन भाग के यहाँ जाएगा और यहाँ पे फिट हो जाएगा, तो ये वाला तो बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन टूट के गया था उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, वहां छेद हो जाएगा, जैसा अभी यहाँ छेद है वहां छेद हो जाएगा। और जब यहाँ छेद हो जाएगा तो ये वाला छेद भी बिल्कुल इसी की जैसी हरकत करेगा। ये भी क्या करेगा, अपने अगल बगल के जो बॉन्ड हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन है उनको अट्रैक्ट करने लगेगा। तो क्या होगा, फिर इसके बगल से कोई बॉन्ड टूटेगा, वहां से एक इलेक्ट्रॉन आके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाला तो बॉन्ड कंप्लीट हो गया। लेकिन जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ आया तो वो छेद कहाँ आ गया, इस जगह पे छेद हो गया। तो होता क्या है, देखो कि अगल बगल के जो बॉन्ड होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन टूट टूट के छेद में जाता है, ठीक, और जहां से टूट के जाता है वो छेद वहां बन जाता है, या कि जहां गया वहां का तो छेद बंद हो गया, लेकिन जहां से गया वहां पे छेद हो गया। और ये क्रिया इतनी जल्दी जल्दी होती है, इतनी जल्दी जल्दी होती है कि हमको महसूस मालूम क्या होता है, हमको महसूस होता है कि ये छेद जो है एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा है, जबकि छेद नहीं भागता है, भागता कौन है, इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमको लगता है कि छेद भाग रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि शादी बारात में जो वो गाड़ियां होती हैं जिसपे वो बैठता है दूल्हा, तो उसमें काफ़ी सारे बल्ब लगे होते हैं एकदम लाइन से झालरदार, और वो जलते हैं। तो उनमें देखा होगा एकदम बल्ब इस तरीके से जलते हैं, ऐसे ऐसे लाइन से बल्ब लगे हैं और वो जल रहे, ये वाला बल्ब जला, फिर ये वाला जल के बंद हो गया और उसके बगल वाला जल गया, फिर वो बंद होके उसके बगल वाला जल गया, फिर वो बंद होके इसके बगल वाला जल गया, ऐसे करके होता है। लेकिन वो काम इतनी जल्दी जल्दी होता है कि हमें ये लगता नहीं है कि ये बल्ब जल रहे हैं और बंद हो रहे, हमको लगता है ये जो जलता हुआ बल्ब है ये भाग रहा है, ऐसे ऐसे देखा होगा झालर में बल्ब जो है वो भाग रहा है, लेकिन बल्ब थोड़ी भागता है, हमें तो वो केवल लगता है कि ये भाग रहा है। होता क्या है, बल्ब तो वहीं का वहीं है, वो बल्ब जला, ठीक, फिर वो बुझा तो उसके बगल वाला जला, फिर वो जब वो बुझा तो उसके बगल वाला जला, फिर वो बुझा तो उसके बगल वाला जला, इस तरह से होता है। लेकिन हमको लगता क्या है कि बल्ब भाग रहे हैं, जलता हुआ बल्ब भाग रहा है, ऐसे करके ऐसे करके। वैसे ही यहाँ है, हमको लगता है कि ये छेद भाग रहा है, लेकिन छेद नहीं भागता है। होता क्या है, इसके बगल से कोई बॉन्ड टूटा और उसका इलेक्ट्रॉन आके यहाँ शिफ्ट हुआ, तो ये तो बॉन्ड बन गया, लेकिन ये जो छेद यहाँ था ये तो बंद हो गया, लेकिन जहाँ से इलेक्ट्रॉन आया है वहाँ पे छेद हो गया। भाई जहाँ से इलेक्ट्रॉन जगह छोड़ के आएगा वहीं छेद हो जाएगा। तो भागते इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमें महसूस होता है कि ये छेद भाग रहा है, ठीक। और छेद किस टाइप से बिहेव करता है, एक धनावेशित बिंदु की तरह, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट की तरह, ठीक है। किया क्या इस छेद ने, इलेक्ट्रॉनों को दौड़ा दिया, मतलब इलेक्ट्रॉनों को मूव करा दिया, इसी छेद ने तो कराया भाई, इसी ने तो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट किया अपने अगल बगल वालों को, और जब अट्रैक्ट हुए तो भागे, यहाँ वाला यहाँ आया, फिर छेद यहाँ हो गया, फिर इसने इधर अपने आसपास पड़ोस वाले से इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट करके खींच लिया, तो इधर वाला इलेक्ट्रॉन इधर भागा, फिर इधर वाला इलेक्ट्रॉन इधर भागा, तो ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन भागे, ठीक। लेकिन हमको लगा छेद भागे। अब जब इलेक्ट्रॉन भागेंगे छेद में जाने के लिए, छेद में बैठने के लिए, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करने का मतलब करंट का फ्लो होना, करंट का ज्यादा फ्लो होना। तो इसी वजह से इस छेद की वजह से क्या होती है, इसकी चालकता बढ़ जाती है,
मतलब इलेक्ट्रॉन भागने लगते हैं। लेकिन भागने किसकी वजह से लगते हैं? इस छेद की वजह से। ये छेद कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज, तो इसीलिए इसको हम पी टाइप अर्धचालक बोल देते हैं। ठीक है, पी फॉर पॉजिटिव। इसको हम बोलते क्या है? वैसे यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कोटर। ठीक है, और ये रियल में क्या होता है? एक छिद्र होता है। ठीक है, कोटर बोलते हैं इसको। कैसे व्यवहार करता है? धनावेशित बिंदु की तरह इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इसी की वजह से क्या होता है? इस अर्धचालक की चालकता में वृद्धि हो जाती है बिना ताप बढ़ाए। ठीक है, तो पॉजिटिव है चूंकि ये छेद, तो इसीलिए इसको हम पी टाइप अर्धचालक बोल देते हैं। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। ये इसको बना लो कहीं साइड में, फिर उसके बाद इसकी भी लैंग्वेज लिखा दें। ठीक है, लिखो इसको। तो ये हो गई भाई आप लोगों की लैंग्वेज पी टाइप अर्धचालक की। जब शुद्ध अर्धचालक पदार्थ जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम में उसकी चालकता बढ़ाने के लिए वर्ग 13 की अशुद्धियां जैसे कि बोरॉन, एल्युमिनियम या गैलियम आदि मिला देते हैं, तो उसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे नोट कर चुके, हमने बना दिया था। क्यों पी टाइप कहते हैं ये भी समझ गए होंगे, तो इसको भी नोट कर लो। उसके बाद एक आध वर्ड और आते हैं, जैसे अब कोई पूछ दे कि अशुद्धि दोष क्या है, तो देखो यही अशुद्धि दोष है। बीच बीच में अशुद्धि घुस गई तो अशुद्धि दोष यही हो गया। अशुद्धि दोष अगर कोई पूछता है कि अशुद्धि दोष क्या है, अपने से लिखना, हम नहीं लिखवाएंगे। कोई पूछता अशुद्धि दोष की परिभाषा बताओ या अशुद्धि दोष क्या है, तो वही लिख दोगे कि जब शुद्ध अर्धचालकों में उनकी चालकता बढ़ाने के लिए उसमें वर्ग 15 या वर्ग 13 की अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, तो बीच बीच में वर्ग 15 या वर्ग 13 के तत्वों के परमाणु शिफ्ट हो जाते हैं या वहां पर स्थित हो जाते हैं, जिसको हम अशुद्धि दोष कहते हैं। और इससे क्या होता है? उस पदार्थ की चालकता बढ़ जाती है। यही हो गया अशुद्धि दोष। अच्छा, ये जो अशुद्धियां मिलाने की प्रक्रिया, एक वर्ड और है, उसको बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, कहीं कहीं लिख के आ जाएगा डोपिंग। तो डोपिंग क्या होता है? डोपिंग यही जो हमने दिखाया है आपको ना, अशुद्धियां मिलाना, इस काम को करना ही डोपिंग कहलाता है। ठीक है, मतलब जब हम ये काम कर रहे होते हैं, मतलब कि शुद्ध अर्धचालक में जब हम अशुद्धि मिला रहे होते हैं, तो उसी को कहते हैं हम डोपिंग। कोई पूछेगा, जैसे हम सिलिकॉन लेके उसमें फास्फोरस की अशुद्धि मिला रहे हैं, बैठे बैठे कर रहे हैं, कोई हमसे पूछे क्या कर रहे हो, तो हम कहेंगे हम डोपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो समझ जाएगा कि ये क्या कर रहा है कि अर्धचालक पदार्थ में क्या मिला रहा है? अशुद्धि मिला रहा है उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए। या तो फास्फोरस मिला रहा होगा, या बोरॉन मिला रहा होगा, या आर्सेनिक मिला रहा होगा। तो डोपिंग का मतलब समझ गए। तो डोपिंग वर्ड की भी जो डेफिनेशन है वो अपने से लिख लेना कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियां मिलाई हैं, उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, तो इस क्रिया को डोपिंग कहते हैं। जब किसी अर्धचालक पदार्थ में उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, तो इस क्रिया को डोपिंग कहते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, तो इसी के साथ अब वीडियो हो गया है लंबा, इसको यहीं रोकते हैं। टॉपिक हो गया है आपका ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। ठीक है भाई, इसको नोट कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो।